आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी, बिल्कुल बेसिक से। तो चलिए शुरू करते हैं। बायोलॉजी किसे कहते हैं? तो साइंस का वह ब्रांच जिसमें हम सजीवों का अध्ययन करते हैं। किसका? सजीवों का अध्ययन करते हैं, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान का फादर या फिर उनका जनक किसे माना जाता है? तो अरस्तु साहब को माना जाता है, क्योंकि अरस्तु ने सिस्टमेटिक ढंग से बायोलॉजी को तैयार किया था। पहली बार सिस्टमेटिक ढंग से अरस्तु ने ही बायोलॉजी को लिखना प्रारंभ किया था। तो इसीलिए हम बायोलॉजी के पिता जो है वो अरस्तु साहब को मानते हैं। जीव विज्ञान को हम दो शाखाओं में बांटते हैं। कितने शाखाओं में? दो शाखाओं में। पहला होगा जूलॉजी, दूसरा होगा बॉटनी। क्या होगा? जूलॉजी और बॉटनी। ये क्या होता है? जूलॉजी, जूलॉजी के अंतर्गत हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी को जंतु विज्ञान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? जंतु विज्ञान के नाम से जाना जाता है। और बॉटनी में वनस्पति के बारे में अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं, पादप के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसे हम वनस्पति विज्ञान के नाम से जानते हैं। तो जूलॉजी के अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं और जूलॉजी के जनक भी अरस्तु साहब है। यहाँ पे गौर फरमाइएगा थोड़ा सा कि बायोलॉजी के जो जनक है वो भी क्या है? अरस्तु है। कौन है? अरस्तु हैं। और जूलॉजी के जो जनक हैं वो भी क्या हैं? अरस्तु ही हैं। ये हुआ बायोलॉजी का बेसिक। अब हम चलते हैं बायोलॉजी के नेक्स्ट चैप्टर, जिसे हम सेल या कोशिका कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। क्यों साइटोलॉजी कहते हैं? ध्यान दीजिएगा। कोशिका, हिंदी में हम इसे कोशिका कहते हैं, इंग्लिश में इसे हम सेल कहते हैं, लेकिन बायोलॉजी में हम कोशिका को साइटो कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटो कहते हैं। और कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका का खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। कब किया था? 1665 ईस्वी में। अब इनको याद कैसे रखें? याद रखने का तरीका क्या है कि कोशिका इतना छोटा होता है कि उसको हुक से निकालने की जरूरत पड़ेगी। किससे? हुक से निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो कोशिका का खोज किसने किया था? हुक ने किया था। किंतु इन्होंने मृत कोशिका की खोज किया था। अब बेसिकली सी बात है, अगर पहली बार हम किसी चीज़ का खोज करेंगे और वो भी हुक से निकाल कर करेंगे तो हो सकता है वो क्या हो जाए? मर सकता है। तो इसीलिए रॉबर्ट हुक ने किया था। और किस तरह से किया था याद रखने के लिए हम बताए हैं कि रॉबर्ट हुक ने किया था, हुक से किया था। ऐसा कोई मतलब लिखा नहीं है कि हुक से ही किया था। आप याद करने का एक ट्रिक बना सकते हैं कि हुक से निकाल कर किया होगा, हुक से निकाल कर किया होगा कोशिका का खोज। और वो कैसा कोशिका था? तो मृत कोशिका था। कैसा था? मृत कोशिका था। तो रॉबर्ट हुक को हम फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। ये तो हो गई हमारी कोशिका की खोज की कहानी। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? तो मृत कोशिका का खोज किया था। तो फिर जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? तो जीवित कोशिका का खोज सर्वप्रथम 1674 ईस्वी में। कब? 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन लीवन हॉक ने किया था। किसने? हॉक ने किया था। वो हुक थे और ये क्या है? हॉक हैं। क्या है? हॉक हैं। इन्होंने आगे चलकर बैक्टीरिया का भी खोज किया था। किसका? बैक्टीरिया का खोज किया था। इसीलिए हम इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद से रॉबर्ट ब्राउन साहब ने आया और 1881 ईस्वी में। कब? 1881 ईस्वी में इन्होंने कोशिका के अंदर केंद्रक का खोज किया था। किसका? न्यूक्लियस का खोज किया था। न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है? केंद्रक। केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किया था? 1881 ईस्वी में किया था। उसके बाद से एक नेक्स्ट वैज्ञानिक आए जिनका नाम था स्लाइडेन एवं स्वान। क्या नाम था? स्लाइडेन एवं स्वान। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया और इन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि जो हमारा शरीर है वो केवल एक कोशिका से नहीं बना हुआ है, बल्कि कोशिकाओं से मिलकर, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर क्या हुआ है? बना हुआ है। लगभग 600 खरब कोशिकाओं से मिलकर हमारा मानव का शरीर बना हुआ है। इसका मतलब हमारे शरीर में हर जगह छोटी छोटी कोशिकाएं क्या है? उपलब्ध है। तो स्लाइडेन एंड स्वान ने क्या बताया कि कोशिका का सिद्धांत दिया।
क्या दिया, कोशिका का सिद्धांत दिया। और इसमें इन्होंने क्या कहा कि जो हमारा शरीर है, क्या है, शरीर है, वो किससे बना हुआ है, कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। अतः कोशिका जो है वो हमारे शरीर की सबसे छोटी क्या है, इकाई है। क्या है, इकाई है। मृत कोशिका को हम क्या कहते हैं, नेफ्रोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, नेफ्रोसिस कहते हैं। मृत कोशिका को नेफ्रोसिस कहते हैं। सबसे छोटी कोशिका, देखिए सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका अगर ओवरऑल में पूछे, किसमें, ओवरऑल मतलब पूरे दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका और पूरे दुनिया में सबसे छोटी कोशिका, तो पूरे दुनिया का बात करें तो पूरी दुनिया में सबसे छोटी कोशिका जो है वो है माइकोप्लाज्मा। क्या है, माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा। ये देखिए शुतुरमुर्ग का अंडा बहुत बड़ा होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा। आप कहिएगा कि इसमें कोशिका कौन है, ये वाला नहीं। अगर आप अंडा को फोड़े हैं और उसको क्या कीजिएगा, माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो इसमें छोटे छोटे क्या होंगे, जीवाणु नजर आएंगे। वो क्या है, कोशिका है। क्या है, कोशिका है। और माइकोप्लाज्मा देखिए, ये है माइकोप्लाज्मा, कोरोना वायरस की तरह दिखाई दे रहा है। क्या है ये है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है, ये एक ऐसा कोशिका है जो क्या है, सांस नहीं लेता है। रेलवे में क्वेश्चन पूछा था कि एक ऐसा कोशिका का नाम बताइए जो सांस नहीं लेता है, तो वो कौन सी कोशिका होगी, तो माइकोप्लाज्मा होगा। कौन होगा, माइकोप्लाज्मा होगा। दुनिया का सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होगा। माइकोप्लाज्मा सांस नहीं लेता है। और जब ह्यूमन बॉडी पे माइकोप्लाज्मा का अटैक होता है तो ये तो सांस नहीं लेता है और मानव से भी कहता है तुम भी सांस मत लो। इसका मतलब ये खुद सांस नहीं लेता है और जिसके में प्रवेश करता है उसको भी सांस नहीं लेने देता है, कोरोना वायरस की तरह। तो ये कोरोना वायरस की तरह दिख भी रहा है, लेकिन ये क्या है, तो माइकोप्लाज्मा है, दुनिया की सबसे छोटी कोशिका। दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा में पाया जाता है। कहाँ, शुतुरमुर्ग के अंडा में पाया जाता है। अब बात आ रही है कि ह्यूमन बॉडी में, कहाँ पे, मानव के शरीर में सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका क्या होगी। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ह्यूमन पूछ रहा है तो यहाँ पे मेल प्लस फीमेल दोनों आ जाएंगे, मेल प्लस फीमेल दोनों आ जाएंगे। तो मानव में अगर ह्यूमन बॉडी में पूछे कि सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है और सबसे छोटी कोशिका कौन होती है, तो ह्यूमन बॉडी में जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो होती है अंडाणु, जिसको ओवम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ओवम बोला जाता है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो फीमेल का जो अंडाणु होता है, ओवम होता है, जिसे हम एग बोलते हैं, ये सबसे बड़ा होता है। ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा कोशिका ओवम। और सबसे छोटी कोशिका वो क्या होती है, मेल का शुक्राणु। क्या, मेल का शुक्राणु। तो ओवरऑल में कौन होगा, तो ओवरऑल में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। और ह्यूमन बॉडी में अगर पूछ दे मानव के शरीर में सबसे छोटी कोशिका तो शुक्राणु अर्थात स्पर्म, और सबसे बड़ी कोशिका तो ओवम अर्थात अंडाणु। पूछ दे कि सबसे लंबी कोशिका कौन होती है, मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन होती है। देखिए छोटा और बड़ा और लंबा ये तीनों क्या है, अलग अलग चीज़ है। छोटा कहें तो ये हो गया छोटा और ये हो गया बड़ा, लेकिन ये हो गया लंबा, ये क्या हो गया, लंबा हो गया। तो सबसे लंबी कोशिका कहे तो सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो होती है न्यूरॉन, जिसको हम क्या बोलते हैं, तंत्रिका बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूरॉन, जिसे हम क्या बोलते हैं, तंत्रिका बोलते हैं। तो न्यूरॉन क्या है, हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। कैसी कोशिका है, सबसे लंबी कोशिका है। अब इसकी एक खराबी है, खराबी क्या है कि इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। क्या नहीं होता है, कोशिका विभाजन नहीं होता है। कोशिका विभाजन का मतलब ये नहीं होता है कि टूट जाना। कोशिका विभाजन का ये मतलब नहीं होता है कि वो क्या हो, टूट जाए, यहाँ से बीच में से क्या हो जाए, टूट जाए, ये बिल्कुल भी नहीं होता है। कोशिका विभाजन का मतलब होता है कि ये बीच में से तो टूटे लेकिन पुनः वो अपने ओरिजिनल आकार में आ जाए कुछ दिनों के बाद, थोड़ा सा टाइम गैप ले और क्या हो जाए, अपने ओरिजिनल आकार में दोनों आ जाए कोशिका। तो एक से क्या हो गया, दो हो गया, और क्या हुआ, थोड़ा सा हमारा समय लिया। तो इसमें क्या होता है, कोशिका विभाजन नहीं होता है। और ये हमारे कहाँ पाया जाता है, ब्रेन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ब्रेन में पाया जाता है।
तो यदि ब्रेन पर चोट लग जाए और उसमें यदि न्यूरॉन प्रभावित हो जाए, कौन सा न्यूरॉन, तंत्रिका प्रभावित हो जाए, तो क्या नहीं होगा, ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होगा। इसीलिए पुलिस कहती है कि आप और कुछ पहने या ना पहने, हेलमेट पहनकर जरूर चलें, क्योंकि अगर ब्रेन पर चोट लगेगा तो आपका तंत्रिका प्रभावित होगा और इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, सेल डिवीजन नहीं होता है और आप क्या हो जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी आपकी। इसीलिए पुलिस क्या कहता है कि और कुछ पहनो या ना पहनो, हेलमेट जरूर पहन लो, क्योंकि आपके ब्रेन में कौन सी कोशिका है, तंत्रिका कोशिका, जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। और जब कोशिका विभाजन नहीं होगा तो वो अपने आप को सेल्फ जनरेट नहीं कर पाएगा, यानी कि अपने आप को रिकवर नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है? तो सबसे लंबी कोशिका कौन होगी? सबसे लंबी कोशिका होगी हमारी तंत्रिका तंत्र, जो ब्रेन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ब्रेन में पाया जाता है। तो तंत्रिका तंत्र में क्या होता है, कोशिका विभाजन नहीं होता है। लेकिन हमारा जो लीवर होता है, क्या होता है, लीवर होता है। सबसे तेज कोशिका विभाजन हमारे शरीर में लीवर में होता है। इसमें हेपेटिक सेल पाया जाता है। कौन सा सेल? हेपेटिक सेल। जब लीवर पढ़ाएंगे तो इसके बारे में पूरा डिटेल से बताएंगे, ठीक है। तो लीवर में क्या होता है, लीवर में कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होता है। लीवर अपने आप को सेल्फ जनरेट कर सकता है। क्या कर सकता है? सेल्फ जनरेट कर सकता है। हमारी दाहिनी ओर पाया जाता है कौन? लीवर। और लीवर में क्या होता है, कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होता है। तो क्वेश्चन पूछा था कि हमारे शरीर में कौन सा ऐसा अंग है जो कटने के बाद पुनः अपने आप को जल्दी से रिकवर कर सकता है, तो वो है लीवर। कौन होगा? लीवर। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ऐसा कौन सा अंग है जिन्हें हम टुकड़ों में दान कर सकते हैं, टुकड़ों में दान कर सकते हैं, तो वो होगा लीवर। क्योंकि लीवर को हम टुकड़ा वाइज भी दान कर सकते हैं और ये क्या करेगा, पुनः अपने आप को रिकवर कर लेगा, क्योंकि इसमें सेल डिवीजन बहुत फास्ट होता है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, उसका जवाब आप दीजिए। बताइए, दुनिया की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होगी? तो कौन होगी? दुनिया की सबसे लंबी कोशिका कौन होगी? तो तंत्रिका तंत्र होगी। कौन होगी? तंत्रिका तंत्र होगी। दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका कौन होगी? शुतुरमुर्ग का अंडा में होगी। कहाँ पे होगी? शुतुरमुर्ग के अंडा में होगी। चलिए, दुनिया की सबसे छोटी कोशिका कौन होगी? दुनिया की सबसे छोटी कोशिका कौन होगी? माइकोप्लाज्मा। कौन होगा? माइकोप्लाज्मा। क्या माइकोप्लाज्मा सांस लेता है? नहीं लेता है। और अगर ह्यूमन बॉडी में अटैक कर देगा तो ह्यूमन बॉडी को भी क्या बोलेगा, तुम भी सांस मत लो। समझ में आया? चलिए, सजीवों का अध्ययन को क्या बोलेंगे? बायोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के कितने शाखा? 2 शाखा, जूलॉजी और बोटनी। जूलॉजी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी का भी जनक किसको माना जाता है? अरिस्टोटल, अरस्तु को माना जाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक। बैक्टीरिया का खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। जीवित कोशिका का खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? कोशिका के केंद्रक का खोज किया था। हमारे शरीर में ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें सेल डिवीजन नहीं होता है? कौन सी है? न्यूरॉन। कौन होगा? न्यूरॉन। कहाँ पाया जाएगा? तो हमारे ब्रेन में पाया जाएगा। हमारे शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जिसमें सबसे ज़्यादा कोशिका डिवीजन हो, सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन सबसे ज़्यादा होगा? कौन होगा? लीवर होगा। कौन होगा? लीवर होगा। हमारे शरीर का, ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ी कोशिका कौन होगा? कौन होगा जी? सबसे बड़ी कोशिका ह्यूमन एग, ये ओवम होगा। क्या होगा? फीमेल का ओवम या अंडाणु, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के द्वारा क्या होता है, बाहर निकल जाता है। सबसे छोटी कोशिका ह्यूमन बॉडी का तो स्पर्म होगा या शुक्राणु। समझ में आया? चलिए, ये हो गया आपका सेल का बेसिक चैप्टर। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में आपको कोशिका के विभिन्न प्रकार के अंगों के बारे में डिस्कशन करेंगे और विभिन्न प्रकार के अंगों के बारे में बताएंगे। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।